हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है फार्मासिस्ट की, जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट का। इस क्लास में आपके एग्ज़ाम प्लानर सॉल्व पेपर्स हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके अभी तक पूछे हुए हैं। ये आपके पेपर हैं जो आपके 2025, 24, 23 में हुए हैं। अन्य राज्यों में भी फार्मासिस्ट से संबंधित, और यूपी ट्रिपल एससी ने भी कराए हैं, डी ट्रिपल एस भी अदर स्टेट में भी आपके हुए हैं। तो वो आपके ये पेपर हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला टॉपिक है आपका फार्मेटिकल डिस्पेंसिंग फार्मेसी। इसमें पहला है आपका ए पोर्शन है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पैराबेन्स परिरक्षी के रूप में कार्य करते हैं। तो वो आपके सूक्ष्मजीवी कोशिका झिल्लियों को भंग करके परिरक्षी के रूप में कार्य करते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पैराबेन्स सिंथेटिक रसायन होते हैं जो मुख्य रूप से परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। यह सूक्ष्मजीव कोशिका झिल्लियों को भंग करता है, जिसमें उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है और उत्पादों की सेल्फ लाइफ बढ़ती है। ये कॉस्मेटिक, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, डी ओरेंटेट्स जैसे उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने योग्य पानी को शुद्ध करके पायरोजेन को हटाकर और संरक्षक को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो वो आपका इंजेक्शन के लिए जीवाणुनाशक पानी प्राप्त किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इंजेक्शन के लिए जीवाणुनाशक पानी पीने योग्य पानी को शुद्ध करके पायरोजेन को हटाकर और जीवाणु वृद्धि को रोकने के लिए जीवाणुनाशक एजेंट को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, जिससे यह बहुखुराक इंजेक्शन के लिए उपयुक्त हो जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्माकोपिया आयोग की स्थापना वर्ष कितने में की गई थी? तो ये 2005 में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग की स्थापना 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य भारत में दवाओं के लिए मानक निर्धारित करना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्मेसी का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक एम एल श्रॉफ को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एम एल श्रॉफ को भारतीय फार्मेसी का जनक कहा जाता है। भारत सरकार ने भारत में फार्मेसी शिक्षा की स्थापना के लिए प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ के योगदान को मान्यता देने का फैसला किया और 6 मार्च को उनकी जयंती को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय इंडिया द्वितीय इंडिया फार्माकोपिया का पूरक प्रकाशित हुआ था। तो ये सन 1975 में हुआ और भारतीय फार्माकोपिया भारत में दवाओं की गुणवत्ता और मानकों को निर्धारित करने वाली एक आधिकारिक पुस्तक है। यह भारत सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्माकोपिया के पहले संस्करण का पूरक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1960 में हुआ था। पहला संस्करण 1955 में प्रकाशित हुआ और इसका पूरक 1960 में प्रकाशित हुआ। इंडियन फार्माकोपिया एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भारत में सभी प्रकार की औषधियां और औषधियों के मानक सम्मिलित हैं। इंडियन फार्माकोपिया का उद्देश्य भारत में उपलब्ध सभी प्रकार की दवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक काम करने वाली खुराक के रूप में जो दवा की निरंतर रिहाई प्रदान करते हैं, अक्सर महीनों से वर्षा की अवधि के लिए किसके रूप में जाने जाते हैं? तो वो आपके इम्प्लांट के रूप में जाने जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। जिन्हें विस्तारित अवधि अक्सर महीनों से वर्षों तक सीधे शरीर में लगातार दवाएं जारी करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनका उपयोग आमतौर पर निरंतर चिकित्सीय प्रभावों के लिए किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बारीकी विभाजित पाउडर होते हैं जिन्हें शरीर गुहा में लगाने का इरादा होता है। तो वो आपके इंसफ्लेटेड पाउडर होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। जिन्हें शरीर गुहा में लगाने का इरादा होता है, अक्सर सांस लेने या नाक मार्ग या अन्य गुहाओं में अनुप्रयोग के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी 1955 का आईपी पूरक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था।
सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी 2014 में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है? तो इसमें जो शामिल है वो 2550 मोनोग्राफ शामिल है, जिनमें 577 नए मोनोग्राफ हैं, जिनमें सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री खुराक के रूप में और हर्बल उत्पाद आदि शामिल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्माकोपिया में उपयोग किया जाता है, तो वो आपका मीट्रिक प्रणाली उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इंडियन फार्माकोपिया में मुख्य रूप से मैट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, इसे एसआई यूनिट भी कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फार्मेसी पेशेवर को होना चाहिए, तो एक चौकस होना चाहिए है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एक फार्मेसी पेशेवर को चौकस या सतर्क, चौकस संगठित फार्मेसी तकनीशियन होना चाहिए, जो ग्राहक के नुस्खे को फार्मेसी के डेटा सिस्टम में डालने, पैकेजिंग और लेबलिंग, नुस्खे और इन्वेंट्री को व्यवस्थित करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय फार्मेसी का जनक कहा जाता है? तो वो एमएल श्रॉफ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। महादेव लाल श्रॉफ का जन्म 6 मार्च 1902 को बिहार के दरभंगा शहर में हुआ। उन्होंने अपने शुरुआती वर्ष में अपनी शिक्षा और पेशेवर करियर के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। फार्मेसी के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें भारत में फार्मेसी शिक्षा के जनक की उपाधि दिलाई। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्माकोपिया का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये आपका क्वेश्चन अधिक बार पूछा हुआ है, 4-5 बार। केरला गुजरात, केरला पीएससी फार्मासिस्ट, फिर से केरला पीएससी फार्मासिस्ट, एशिक दिल्ली फार्मासिस्ट, जीपीएसएसपी फार्मासिस्ट, गुजरात फार्मासिस्ट, इनमें पूछा हुआ है। तो ये आपका 1955 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट है। और इसका पूरक जो हुआ वो 1960 में हुआ था, 1955 का। तो स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारतीय फार्माकोपिया समिति का गठन किया गया। हाल ही में 2022 में भारतीय फार्माकोपिया का 9वां संस्करण प्रकाशित हुआ। भारतीय फार्माकोपिया का दूसरा संस्करण 1966 में और इसका पूरक 1975 में, और तीसरा 1985 में, 1989 और 1991 में 2 परिशिष्टों के साथ प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फार्माकोपिया का प्रकाशन कौन करता है? तो वो आपकी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फार्माकोपिया प्रकाशित हुआ था, तो ये 1955 में हुआ था। सेकंड 1966 में, थर्ड 1985 में, फोर्थ 1996 में, और नेक्स्ट है फिफ्थ जो हुआ था वो आपका फिफ्थ हुआ था 2007 में, सिक्स 2010 में, सेवेंथ वाला 2014 में, एट वाला 2018 में, और 9 आपका अंडर प्रिपरेशन है। तो आपका 9 हुए हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अतिरिक्त फार्माकोपिया है, तो वो मार्टिनडेल है। डी ऑप्शन सही है। मार्टिनडेल एक अतिरिक्त फार्माकोपिया है। मार्टिनडेल एक अतिरिक्त फार्माकोपिया है और इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि इसे मूल रूप से 1883 में विलियम मार्टिनडेल ने के द्वारा निर्मित किया गया था। अब इसे ग्रेट ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में निम्नलिखित में से किस फार्माकोपिया को भारत में आधिकारिक बना दिया गया? तो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया थी जिसको भारत में आधिकारिक बना दिया गया। ये आपका एमपीएससी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। 1885 में ब्रिटिश फार्माकोपिया को भारत में आधिकारिक बना दिया गया था और ब्रिटिश फार्माकोपिया पहली बार 1864 में प्रकाशित हुआ। इसे ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल की एक समिति द्वारा संकलित किया गया। मीट्रिक प्रणाली को ब्रिटिश फार्माकोपिया के 1953 संस्करण में प्रस्तुत किया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्माकोपिया 2022 में नए जोड़े गए मोनोग्राफ की संख्या है। तो ये 92 है। 92 नए मोनोग्राफ शामिल किए, जिनमें से 60 रासायनिक, 21 विटामिन, खनिज, अमीनो एसिड आदि, 3 जैव प्रौद्योगिकी व्युत्पन्न चिकित्सीय उत्पाद, 4 मानव व्युत्पन्न चिकित्सीय उत्पाद, 4 मानव टीके, 2 रक्त और रक्त से संबंधित उत्पाद, 2 जड़ी बूटियां और हर्बल संबंधित उत्पाद, और 7 फाइटोफार्मास्यूटिकल सामग्री शामिल हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूएसपी में इंसुलिन के लिए मानक किस वर्ष पेश किया गया था? तो वो आपका 1941 में पेश किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। और तब से यूएसपी के मानक को लगातार संशोधित और अद्यतन किया जाता रहा ताकि इंसुलिन और इसके कई रूपों से संबंधित तकनीकी प्रगति और नियामक परिवर्तनों को समायोजित किया जा सके। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ब्रिटिश फार्माकोपिया कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1864 में हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में भारतीय फार्माकोपिया के लिए अनुपूरक निम्नलिखित में से किसे शामिल करने के लिए पेश किया गया था? तो ये पशु चिकित्सा उत्पाद को शामिल किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्माकोपिया का तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ? तो ये 1985 में प्रकाशित हुआ। फार्माकोपिया ग्रीक शब्द फार्माकोन और पोइया से लिया गया है। फार्माकोन का अर्थ है दवा और पोइया का अर्थ होता है बनाना। लैटिन में दिए गए मोनोग्राफ के शीर्षक हैं। डॉक्टर BN घोष की अध्यक्षता में आईपी समिति का पहला संस्करण 1955 में प्रकाशित हुआ और आईपी के तीसरे संस्करण में 2 खंड 9 परिशिष्ट हैं। आईपी का तीसरा संस्करण डॉक्टर नित्यानंद की अध्यक्षता में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आईपी आयोग सम्मेलन 2022 में भाग लिया और आईपी के 9वें संस्करण का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये 1864 में हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला संस्करण 1864 में प्रकाशित हुआ। इसे एक समिति द्वारा संकलित किया गया था जो परिषद के सदस्यों से बनी थी और इसे लंदन, एडिनबर्ग और डबलिन में अलग अलग काम करने वाली 3 उप समितियों में विभाजित किया। भारत का पहला आधिकारिक फार्माकोपिया 1868 में प्रकाशित हुआ जिसका संपादन एडवर्ड जॉन बारिंग ने किया था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उपयोग के लिए स्वीकृत वैकल्पिक स्वीटनर नहीं है? तो वो आपका सोडियम साइक्लामेट नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सोडियम साइक्लामेट एक कृत्रिम स्वीटनर है जिसे 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मानव उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। सुक्रालोस, सैकरिन और एस्पार्टेम सभी मानव उपयोग के लिए स्वीकृत स्वीटनर है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाइयों के अप्रिय स्वाद को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों के लिए क्या शब्द है? तो वो आपका फ्लेवरिंग एजेंट है। फ्लेवरिंग एजेंट ऐसे पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल मरीजों की दवाइयों के लिए अप्रिय स्वाद को छिपाने के लिए किया जाता है। ये एजेंट दवा लेने के समग्र अनुभव को बेहतर बना सकते हैं, खासकर बच्चों और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें अप्रिय स्वाद वाली गोलियां खाने में कठिनाई होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक एंटीऑक्सीडेंट है? तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, वो एंटी ऑक्सीडेंट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रसिद्ध एंटीऑक्सीडेंट है जिसका उपयोग खाद्य और दवा के उपयोग में किया जाता है। यह ऑक्सीकरण और माइक्रोबियल वृद्धि को रोककर एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है जिससे उत्पादों का शेल्फ जीवन बढ़ जाता है और इसका उपयोग आमतौर पर सूखे मेवों, वाइन और अन्य खाद्य उत्पादों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे यौगिक हैं जिनमें रासायनिक रूप से किस प्रकार कार्य करने की क्षमता होती है? तो वो आपके ऑक्सीकरण एजेंट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों को उदासीन करने और कोशिकाओं, ऊतकों या अन्य अणुओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन परमाणु दान करके अपचयन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। यह गुण ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? तो वो आपका KMnO4 है। ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है और ये तीनों आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक मूल का निम्नलिखित में से कौन सा फार्मास्यूटिकल सहायक गाढ़ा करने वाले एजेंटों के वर्ग से संबंधित है? तो वो आपका टेग्राकेंथ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। टेग्राकेंथ एस्ट्रेगेलस पौधों की कुछ प्रजातियों की रस से प्राप्त एक प्राकृतिक गाढ़ा करने वाला एजेंट है। इसका उपयोग आमतौर पर फार्मास्यूटिकल में विभिन्न फॉर्मुलेशन जैसे जेल, क्रीम, निलंबन में स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर और गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइसक्रीम उद्योगों में स्टेबलाइजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो ईसापगोल का किया जाता है। ईसापगोल, जिसे साइलियम भूसी के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग आइसक्रीम उद्योग में स्थिरता के रूप में किया जाता है। यह बनावट को बेहतर बनाने, बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण को रोकने, उत्पाद की समग्र स्थिरता को बढ़ाने में मदद करता है। ईसापगोल एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है घोड़े की कान, क्योंकि इसकी पत्तियां कुछ उसी आकृति की होती हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद की सेल्फ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें परिरक्षक मिलाया जाता है, और जो उत्पादों को खराब होने से बचाने और बैक्टीरिया, कवक और मोल्ड जैसे सूक्ष्म जीवों के विकास को रोककर उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम मेटावाइसल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2H2O5, जिसे सोडियम पायरोसल्फाइड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2H2O5। इसका उपयोग एक कीटनाशक, एंटीऑक्सीडेंट और परिरक्षक अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसिथिन एक उदाहरण है किसका? तो लेथिसिन एक उदाहरण है अमाइन प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट का। ए ऑप्शन सही है। लेथिसिन अमाइन प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट का एक उदाहरण है। लेसिथिन सोयाबीन, सूरजमुखी, मक्का आदि से प्राप्त एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है। इसका उपयोग आमतौर पर एक पाइसी कारक या स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फेरस आयोडाइड सिरप में हाइपोफॉस्फोरस अम्ल किस रूप में कार्य करता है? तो वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और जब फेरस आयोडाइड सिरप में हाइपोफॉस्फोरस अम्ल को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल उसके लवणों की सांद्रता सीमा कभी भी 1% से अधिक नहीं होती और आमतौर पर 0.5 और 1% के बीच होती है। फेरस आयोडाइड का सिरप माध्यम से गंभीर आयरन की कमी वाले एनीमिया के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण है, तो वो आपका गैलिक एसिड है। एंटीऑक्सीडेंट के उदाहरणों में गैलिक एसिड और उसके व्युत्पन्न विटामिन सी और ई, सेलेनियम, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटेन और जेक्सैंथिन शामिल हैं। गैलिक एसिड को 3,4,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के रूप में भी जाना जाता है और यह C6H2OH का होल थ्राइस CO2H सूत्र वाला एक ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंटेरल फॉर्मुलेशन में एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। गुजरात BMC फार्मासिस्ट में पूछा हुआ प्रश्न है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयोडाइड का उपयोग घोल में एक्सपेक्टोरेंट के रूप में किया जाता है तो इसे सोडियम थायोसल्फेट द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो किसके रूप में कार्य करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। आयोडाइड आधारित एक्सपेक्टोरेंट में सोडियम थायोसल्फेट के रूप में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह आयोडीन को वापस आयोडाइड में बदल देता है और इसीलिए दवा के जीवन को बनाए रखता है और बढ़ाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल प्रणालियों के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो आपकी लेसिथिन है। लेसिथिन के एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव का परीक्षण कई तेल और वसाओं पर किया गया है जिनकी एफए संरचना और टोकोफेरोल सामग्री भिन्न थी। जब मानक लेसिथिन को 1% के स्तर पर मिलाया गया तो इसने ऑक्सीकरण के खिलाफ एक अच्छा सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदर्शित किया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलाइन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन फिनॉल का एक व्युत्पन्न जिसे BHT के नाम से भी जाना जाता है। यह यौगिक एक एंटीऑक्सीडेंट है और खाद्य पदार्थों, पशु आहार आदि में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। BHT का उपयोग प्लास्टिक में रासायनिक परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लिपस्टिक में प्रयुक्त एंटीऑक्सीडेंट है, तो लिपस्टिक में जो प्रयुक्त होता है वो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन होता है।
सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलाइन एक स्टेबलाइजर है जो कॉस्मेटिक्स उत्पादों जैसे कि लिपस्टिक आदि में पाया जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है जो उत्पाद के गुणों और प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामग्री को परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है सिवाय ऑक्सैलिक एसिड के। बी ऑप्शन सही है। परिरक्षक एक पदार्थ या रसायन है जिसे खाद्य उत्पादों, पेय पदार्थों, दवाइयां, पेंट, जैविक नमूनों, सौंदर्य प्रसाधनों, लकड़ी और मनुष्य के अन्य उत्पादों जैसे उत्पादों में अवांछनीय रासायनिक परिवर्तन के कारण सूक्ष्म जीवी के विकास के लिए से होने वाले अपघटन को रोकने के लिए जोड़ा जाता है। सामान्य तौर पर संरक्षण दो तरीके से किया जाता है, रासायनिक और भौतिक। ऑक्सीसैलिक एसिड को परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित लाल रंग का उदाहरण है, तो वो आपका एमारैंथ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रमाणित लाल रंग का उदाहरण एमारैंथ खाद्य रंग है। एमारैंथ एक बैंगनी लाल सिंथेटिक कोल टार या एजोडाई है जो आइसक्रीम, ग्रेवी, ग्रेन्युल्स, जैम, जेली, टिंड, फ्रूट पाई फिलिंग और प्रॉन और पैकेट बंद केक, मिक्स, सूप और ट्राइफल्स के में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई सोडियम EDTA इसका एक उदाहरण है, तो वो आपका चैलेटिंग एजेंट है। डाई सोडियम EDTA चैलेटिंग एजेंट का एक उदाहरण है। यह एक लोकप्रिय खाद्य योजक है और इसका उपयोग परिरक्षक और स्वादिष्ट बनाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। डाई सोडियम EDTA एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड का एक नमक है। EDTA एक दवा है जिसका उपयोग भारी धातु विषाक्तता के प्रबंधन और उपचार में किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक स्वीटनर है, तो वो आपका एस्पार्टेम है जो एक सिंथेटिक स्वीटनर है और जिसका उपयोग आमतौर पर विभिन्न खाद्य और पेय उत्पादों में चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुकरण स्थिरता बनाए रखने, स्वाद छिपाने आदि में सहायता के लिए फॉर्मुलेशन में जोड़ा जाने वाला गैर औषधि भाग कहलाता है, तो वो आपका योजक कहलाता है, एडिटिव कहलाता है। तनुकरण स्थिरता और रख रखाव, स्वाद छिपाने आदि में सहायता के लिए फॉर्मुलेशन में जोड़ा जाने वाला गैर औषधि भाग योजक कहलाता है योजक। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक बड़ी मात्रा में पेरेंटल्स के निर्माण में शामिल नहीं है, तो वो आपका रोगाणु रोधी यौगिक नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक एमीन किसके साथ असंगत है, लैक्टेज, मैनिटोल, एकेशिया, मेथिल सेलुलोज। तो मेथिल सेलुलोज के साथ असंगत है। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्राथमिक अमीन लैक्टोज के साथ असंगत होते हैं। यह असंगत एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है जिसे मैलार्ड अभिक्रिया कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को बेंजिल पेनिसिलिन के साथ असंगत बताया गया है, तो वो आपका फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है। फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट को बेंजिल पेनिसिलिन के साथ असंगत माना जाता है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक को निष्क्रिय करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सीय असंगति नहीं है, दवा पारस्परिक क्रिया, अमिश्रणीयता, गलत खुराक या मात्रा और सहक्रियात्मक और विरोधी दवाएं। तो अमिश्रणीयता को दो पदार्थों के मिश्रण या एक समान विलयन बनाने में असमर्थता को संदर्भित करती है जिसे भौतिकी असंगति माना जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक असंगति का एक उदाहरण है, दूध पानी, चीनी पानी, सोडियम क्लोराइड पानी, कपूर मेंथॉल। तो कपूर मेंथॉल है। ये आपका 2020 में एनटीपीसी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भौतिक असंगति दो या दो से अधिक पदार्थों के उनके भौतिक गुणों जैसे घुलनशीलता, चिपचिपाहट या गलनांक के कारण मिश्रित या घुलने मिलने में असमर्थता को संदर्भित करती है। कपूर और मेंथॉल दोनों कमरे में तापमान पर ठोस होते हैं। जब एक साथ मिलाया जाता है तो वे समान रूप से घुलते या मिश्रित नहीं होते। इसके बजाय वे एक बिस्मांगी मिश्रण बनाते हैं जो भौतिक असंगति का एक उदाहरण है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निषिद्ध दवाएं किसके उदाहरण हैं? तो निषिद्ध दवाएं एक चिकित्सीय असंगति है। ए ऑप्शन करेक्ट है। निषिद्ध दवाएं चिकित्सीय असंगति के उदाहरण है। निषेध एक विशिष्ट स्थिति है जिसमें किसी दवा प्रक्रिया या सर्जरी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नीचे दिए गए नुस्खे को देखें और असंगति के प्रकार की पहचान करें। तो आपका है RX है आपका टेट्रासाइक्लिन क्लोराइड 250 mg 7 कैप्सूल भेजें। तो इसमें ए ऑप्शन है शारीरिक असंगति, रासायनिक असंगति और चिकित्सीय असंगति और ये सभी। तो असंगति तो ये सभी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। असंगति जब किसी नुस्खे के दो या दो से अधिक अवयवों को एक साथ मिलाया जाता है तो औषधि के भौतिक, रासायनिक या चिकित्सीय गुणों में होने वाले अवांछित परिवर्तनों को असंगति कहा जाता है। शारीरिक असंगति, रासायनिक असंगति, चिकित्सीय असंगति, दवा असंगति के 3 वर्ग नीचे दिए गए हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध सभी उपाय भौतिक असंगति को ठीक करने के लिए सिवाय हैं। तो प्रतिक्रिया करने वाले अवयवों में से एक को बदलना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। असंगति इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि जब किसी नुस्खे के दो या दो से अधिक अवयवों को एक साथ मिलाया जाता है तो दवा के भौतिक, रासायनिक या चिकित्सीय गुणों में होने वाले अवांछित परिवर्तनों को असंगति कहा जाता है। दवा असंगति के 3 वर्ग हैं, भौतिक, रासायनिक और चिकित्सीय। भौतिक असंगति को एक या अधिक तरीकों से ठीक किया जा सकता है, जैसे मिश्रण का क्रम, विलायक का परिवर्तन, ढाल के रूप में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन और पाइसीकारी और निलंबन एजेंट का सटीक विकल्प जोड़ना। आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट था। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कुछ, और आगे के जो आपके क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे हुए हैं इन सभी परीक्षाओं में, फार्मासिस्ट की परीक्षाओं में, सभी स्टेटों में, तो वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।